नमस्कार. न्यूज डंकाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं स्वागत. गाठी भेटीमध्ये आज आपल्यासोबत आहेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक संघकर्मी श्री बिमलजी केडिया. बिमलजी नमस्कार. नमस्कार. बिमलजी, पहिला प्रश्न मला असा विचारावासा वाटतो. आजची आपली चर्चा ग्रामविकास या विषयाबद्दलची आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये ग्रामविकासाचं जे 2015 पासून काम सुरू झालं, तर त्याबद्दल सांगण्यापूर्वी आपला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संपर्क कसा आला आणि आपला प्रवास कसा सुरू झाला याबद्दल आम्हाला जरा जाणून घेणं आवडेल. मेरा संघ का संपर्क 1962 से है, मतलब अगले साल 60 साल पूरे होंगे. और ये संपर्क म्यांमार से है. मेरा जन्म मंडाले के पास एक पहाड़ी पर एक गांव में, मेमियो नाम के गांव में हुआ. रंगून में 1950 में आया, जिसको आज यांगून कहते हैं. और इसी यांगून में मेरा संघ का संपर्क आया. 60 साल हो गए. सबसे एक अच्छी बात है, मेरे लिए समाधान की बात है कि ये 60 साल में कहीं भी खंड नहीं है. पहले रंगून की शाखा में जाता था, 1 साल कलकत्ता की शाखा में, और बाद में मैं मुंबई में एक शाखा कार्य हुआ, फिर मंडल कार्य हुआ, फिर नगर कार्य हुआ, और ऐसे महानगर सह कार्य हुआ 8 साल, और फिर महानगर कार्य हुआ 7 साल. इस प्रकार से संघ काम में कभी न कभी जवाबदारी के साथ रहा हूँ. 2004 में महानगर कार्यवा से फ्री हुआ और प्रांत कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया. उसी समय मेरे पास केशव सृष्टि की भी जवाबदारी आई, और केशव सृष्टि का काम करता रहा, और ऐसी घटना हो गई कि जिसके कारण मैं ग्राम विकास के साथ जुड़ गया. मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने. इन्हीं पंक्तियों को यथार्थ में उतारने का काम केशव सृष्टि ग्राम विकास योजना के माध्यम से हमने शुरू किया है. बिमलजी, आता तुम्ही केशव सृष्टीचा उल्लेख केलात. भाईंदरमध्ये असलेला हा संघाचा केशव सृष्टी प्रकल्प याबाबत लोकांना वरवरची माहिती आहे, पण आम्हाला थोडंसं त्याबद्दल तपशिलाने जाणून घेणं आवडेल. आणि केशव सृष्टीबद्दल सांगितल्यानंतर ग्राम विकास योजना याची सुरुवात कशी झाली, त्याचं बीज कसं पडलं, याबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल. केशव सृष्टि के बारे में वैसे तो बताने के लिए घंटों चाहिए. मतलब केशव सृष्टि की शुरुआत मुंबई में संघ काम में एक आयाम रहता था, हेमंत शिविर, कि हर दिसंबर में 3 दिन का शिविर. पहले शिविर चेंबूर में होते थे, पुराने ज़माने की बात है. दादर में भी हुए जी. ये जो ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ठाकुर विलेज बोलते हैं, यहाँ भी कुछ साल हुए. जब बोरीवली में शिविर हुआ तो ध्यान में आ गया कि आगे मुंबई में संभव नहीं है, और फिर अपने कार्यकर्ता मुंबई के बाहर नज़दीक ऐसी जगह ढूंढने में लगे कि जहाँ पर 5 एकड़ ज़मीन मिल जाए, और वहाँ पर कुछ न कुछ उपक्रम चलते रहे, और साल में एक बार शिविर हो जाए. उसी खोज में डॉक्टर अजिंक्य बोलकर, वेटरनरी कॉलेज के प्रिंसिपल, मालूम पड़ा कि उनके पास जगह है. उनके पास गए, और जैसे ही उनको बताया कि वे संघ से आए हैं और 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो 5 एकड़ नहीं 200 एकड़ है, और अगर संघ को चाहिए तो सारा का सारा मैं देने तैयार हूँ. उस समय सरसंघ चालक के रूप में पूज्य बाला साहब देवरस थे. उनके पास आए, और डॉक्टर अजिंक्य ने उनको बताया कि मैं दे रहा हूँ. मतलब एक प्रकार से उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की. 1982 में केशव सृष्टि में पहली बार प्रवेश हुआ. जंगल था, घना जंगल था बहुत. उसकी भी एक बहुत पुरानी कहानी है, उसमें मैं जाता नहीं. लेकिन 5 एकड़ की जगह 200 एकड़ गले में आ गई. अब करना क्या? तो उस समय 3 ट्रस्ट बनाए गए, काम प्रारंभ हुआ. 10-12 साल 15 साल तो खाली इसी में गया. ज़मीन कहाँ है, क्या स्थिति है, पेपर्स कहाँ है, सरकारी अफसरों के, सरकारी कार्यालयों के राउंड लगाना, और करते करते 92-93 निकला. और उस समय करीब 110-120 एकड़ ज़मीन क्लियर हुई, और उसमें 3 संस्थाओं के नाम लगे, और डॉक्टर अजिंक्य ने सिग्नेचर किया, और 1 हफ्ते बाद उनका देहांत हुआ, और केशव सृष्टि की यात्रा प्रारंभ हुई. आज वनवासी क्षेत्र के 42 गांवों में शहर और गांव की इन कड़ियों के जुड़ने से एक सुंदर तस्वीर उभर कर सामने आई है. आइए कुछ झलक आप भी देखिए.
केशव सृष्टि के लिए ये जो गांव है डोंगरीपाड़ा, ये बहुत महत्वपूर्ण गांव है। पिछले साल डोंगरीपाड़ा एक बेसिक लेवल का गांव था। पीने का पानी यहाँ पे साल भर नहीं मिलता था और जो पानी अवेलेबल था वो इस गांव के नीचे एक कुआं है, कुएं से महिला पानी यहाँ पे लेके आती थी ऊपर। तो इसके लिए उनको शारीरिक बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे। तो केशव सृष्टि ने यह ध्यान में रख के यहाँ पे सोलर नल पानी योजना प्रारंभ किया। सोलर के माध्यम से यहाँ पे पानी ऊपर आता है टंकी में, जो पीछे आपको टंकी दिख रही है। बाय ग्रेविटी ये पानी 7 स्टैंड पोस्ट बनाए हैं, तो हर घर के सामने नल होने के कारण उनको इजी पानी अवेलेबल हो गया। आज की स्थिति ऐसी है कि केशव सृष्टि में कृषि का काम चलता है अलग ट्रस्ट के नाम से, वनौषधि का काम चलता है उसका एक अलग ट्रस्ट है, गौशाला है, ट्रेनिंग सेंटर है रामभाऊ मालगी प्रबोधनी के नाम से, एक वानप्रस्थाश्रम है, शिक्षण का काम है जहाँ 2 स्कूल चल रहे, और एक कृषि संस्था है जहाँ एक कृषि विद्यालय चलता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 7 संस्था वहाँ पर काम करती है। सभी 7 संस्था बोलकर इंडिपेंडेंट है, लेकिन मिलकर सब एक है। केशव सृष्टि एक विचित्र, एक अलग ढंग की रचना है और सक्सेसफुल मॉडल है, और काम अच्छी गति से वहाँ बढ़ रहा है। और आज सबसे आनंद की बात यह है कि केशव सृष्टि देखने के लिए युवाओं की एक बहुत अच्छी टीम है। हर संस्था में एक अच्छी टीम है, सब मिलकर एक टीम है और ये काम आगे बढ़ रहा है। सुंदरसी गाडी तिला बैल जोडी, इथे आपल्या इथे जो केशव सृष्टीमधून माधव संस्कार केंद्र चालू आहे मुलांसाठी, तर त्यामुळे मुलांना खूप काही शिकायला मिळालेलं आहे। म्हणजे जो वेळ मुलं बाहेर घालवायची इतर गोष्टींसाठी, तो वेळ मुलं क्लासमध्ये येऊन घालवतात। तो केशव सृष्टि से ग्राम विकास का जो प्रवास है, ऐसा है कि कृषि संस्था में दापोली यूनिवर्सिटी से संलग्न ऐसा एक कृषि विद्यालय प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद वहाँ विद्यार्थी थाने जिले से आए। ये बाद में ध्यान में आया कि ये थाने जिले से तो आए, बाद में जब पालघर जिला बना तो ध्यान में आया कि 80% विद्यार्थी ये पालघर जिले से हैं, वनवासी विभाग से हैं। अब वो विद्यार्थी आए तो शेड्यूल ट्राइब होने के कारण उनकी फीस गवर्नमेंट देती थी। ध्यान में आया कि रहने की उनकी व्यवस्था नहीं, भोजन की व्यवस्था नहीं, तो केशव सृष्टि ने वो उनके रहने की व्यवस्था की और इस कारण वो पढ़ सके। और एक समाधान होता था कि भाई विद्यार्थी है, युवक भी आते थे, युवती भी खूब संख्या में आई। कितने विद्यार्थी 92 एक बैच 60 विद्यार्थियों की रही। अब तक नहीं, अब तक तो अगर हम करने जाएंगे तो 2007 से अगर अभी करेंगे 13 साल हो गया है, तो कम से कम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700-800 विद्यार्थी पास आउट हुए हैं। पहली बैच जब पास आउट हुए तो कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा निकली अचानक ही कि भाई वो अपनी बैच तो पास आउट हो गई, वो करती क्या है, अपने पढ़ाई का लाभ हुआ कि नहीं। और चर्चा में से विषय निकला कि अरे दिवाली आ रही है तो दिवाली भेंट जाकर उनको मिलेंगे। ट्रस्टीज़ है, कार्यकारिणी के सदस्य है, टीचर्स है, प्रिंसिपल है, ऐसे 3-4 ग्रुप बनाया, उनको खबर दी हमारे। मैं नहीं गया था, बाकी लोग गए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। पूर्व विद्यार्थियों का बहुत अच्छा प्रतिसाद। कोणत्या वर्षी झालं? ये होगा 2009 में। और वो इतना अच्छा प्रतिसाद मिला कि फिर हर साल वो ये कार्यक्रम दिवाली भेंट की परंपरा बन गई। 2015 में पहली बार मैं गया, प्रिंसिपल का आग्रह था कि आपने आना चाहिए। और मैं जब गया तो 2015 की दिवाली पर तलवाड़ा गांव, विक्रमगढ़ में तलवाड़ा है, पहली बार उस गांव में गया। उस गांव में एक पूर्व विद्यार्थिनी, उसके घर 22 युवक युवती इकट्ठा आए थे और प्रिंसिपल ने अचानक बोल दिया, विमल जी आपको विषय लेना है। अब गांव के युवकों के साथ, युवतियों के साथ मैं क्या बात करता, लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया उत्सुकतावश, और मैंने पूछ लिया उनको कि भाई हर एक ने बोलना है कि अपने गांव की समस्या कौन सी। हो सकता है अलग अलग गांव की अलग अलग समस्या हो। आप गांव में काम करते हो, गांव में आपका जन्म हुआ, गांव में रहते हो, गांव में खेती करते हो,
तो ये गांव की समस्या क्या, हर एक ने जवाब देना है। 3 समस्या मेरे को बताना। एक तो बात उन्होंने बताई कि यहाँ तो पानी रेनफॉल ज़बरदस्त है, मुंबई से भी ज़्यादा है, लेकिन 7 नदियाँ भी है, लेकिन हमारे खेत में पानी नहीं है। हमको पीने का पानी भी कई बार मिलता नहीं है। मतलब नदी के किनारे 2 किलोमीटर दूर पर गांव है तो वहाँ भी पानी नहीं है, क्योंकि पूरे जिला में कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं है। हाँ, वहाँ का पानी 150 किलोमीटर दूर मुंबई में हम जो नल खोलते हैं और जो पानी आता है वो अधिकतम वहाँ का पानी रहता है। इतना ही नहीं तो अभी मुंबई की आगे पानी की व्यवस्था भी, वहाँ जो एक पिंजाल नदी है, गारगाई नदी है, उसके ऊपर भी काम चल रहा है लाखों करोड़ रुपए का। लेकिन वहाँ जो नदी किनारे गांव है या उस तालुका में, जिला में जो गांव है, वहाँ कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं है। पानी की समस्या पहली बार ध्यान में आई। उन्होंने बताया, उस पर हम विचार करने लगा तो ध्यान में आया। दूसरा उन्होंने बताया कि समझ लो पानी है, कहीं पर है, कुछ स्थानों पर, और हमने खेती की तो हमारे खेती के माल के लिए मार्केट नहीं है। मुंबई जैसा विश्व का एक सबसे बड़ा मार्केट 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर में होने के बाद भी वो गांव का युवा बोलता है कि हमारे लिए मार्केट नहीं है, 10 रुपये की चीज़ हमको 2-3 रुपये में बेचनी पड़ती है। इससे अच्छा तो नहीं बनाना अच्छा है, उससे ज़्यादा तो मेहनत होती है। तीसरी बात उन्होंने बताई कि हमको मार्गदर्शन मिलता नहीं, हमारे पीछे हाथ रखकर खड़े रहने वाला कोई नहीं है, कोई हमको गाइड करने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि भाई हमारे गांव में कभी मुंबई से लोग आते हैं, अनेक संस्था आती है, कई आ गई समझ लो, बस लेकर आती है, कारों में आते हैं, आने के बाद भाषण देते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, कुछ गिफ्ट भी लाते हैं, भोजन भी करते हैं और बाद में शाम को चले जाते हैं। उनकी पिकनिक हो जाती है और बस, इससे ज़्यादा कहीं कुछ भी नहीं है। तो सातत्य से हमको मार्गदर्शन करना, हमको गाइड करना, ये करने वाला कोई नहीं। ये 3 बातें उन्होंने बताई। मराठी में जिसको बोलते न कड़त, अपने आप वो बीज के रूप में मेरे अंदर एक हृदय में बैठ गया। और आगे जाकर ऐसा हुआ कि 8 दिन बाद ही मैं मेरी फैक्ट्री में बैठा था, वाड़ा की फैक्ट्री में। हमेशा तो वाड़ा की फैक्ट्री में जाना, सुबह जाना, हफ्ते में एक बार, शाम को वापस आना। उस दिन मार्डीकर सर आए और मेरे को बोले, विमल जी ये पेड़ा खाओ। मैंने कहा पेड़ा किस बात का? तो उन्होंने बताया आज मैं रिटायर हो गया प्राध्यापक इस पद से। तो मैंने कहा मार्डीकर जी आगे क्या सोचा? बोले कुछ नहीं, आप जो बोलोगे। तो मुंह से निकल गया ग्राम विकास करेंगे। बोले मैं तैयार हूँ। तो वो बीज था और वो बीज को फिर आगे उसको एक अंकुरित हो गया, या जो भी कहो आप, वो साथ मिल गया, फिर कारवां बनता गया और ये काम प्रारंभ हो गया। बिमलजी, पालघरमध्ये केशवसृष्टीच्या माजी विद्यार्थ्यांबरोबर आपली बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये विद्यार्थ्यांनी तुमच्याबरोबर 3 समस्यांची चर्चा केली। त्यामध्ये एक पाण्याचा तुटवडा, दुसरं शेतमालाचं मार्केटिंग आणि तिसरा विषय होता की या भागातल्या लोकांना सामाजिक सपोर्टचा अभाव आहे। तर या 3 विषयामध्ये गेल्या 6 वर्षामध्ये, म्हणजे मला वाटतं आपण 21 मध्ये आहोत, तर 6 वर्षामध्ये नेमकं काय आणि कसं काम झालं? ऐसा है कि 15 की दिवाली में ये घटना हुई। 1-1.25 साल तो हमारी तैयारी में लगा, थोड़ा स्टडी में लगा, थोड़ा लोगों को मिलना जुलना, टीम बनाना। 1 मई 2017 में हमने काम प्रारंभ किया और इस 1 मई को 4 साल पूरे होंगे। तो ये जो 3 समस्या उस समय बताई गई, उसमें से एक समस्या तो दूर हो गई और वो सभी मानते हैं कि केशवसृष्टि का ऐसा संगठन डोंगरी पालघर, ये मैं डोंगरी पालघर इसलिए बोलता हूँ कि ये पूरा पालघर हमने लिया नहीं है। यहाँ से जब अहमदाबाद की ओर हम जाते हैं तो लेफ़्ट वाला जो भाग है वो तो ट्रेन रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ है, चाहे बोईसर हो, चाहे पालघर हो, चाहे दाणू हो, वो तो बहुत कुछ विकसित हुआ है। लेकिन दाहिने वाला भाग जो है, इसमें वाड़ा, विक्रमगढ़, जवार, मोखाड़ा, खास करके ये 4 तालुका को डोंगरी पालघर बोलते हैं। वनवासी भाग, वनवासी भाग भी है, डोंगरी डोंगर क्षेत्र है।
तो ये डोंगरी पालघर में आज ये स्थिति आई है, सभी लोगों का मानना है, सरकारी अधिकारियों का भी, कि भाई केशव सृष्टि मार्गदर्शन करने के लिए, दिशा देने के लिए, गाइड करने के लिए जो हमने गांव चुने हैं वहाँ पर भक्कम रूप से, मजबूत रूप से खड़ी है। किती गाव आहेत अशी? हमने 75 गांव अपने सामने रखा है। तो 75 गांव में तो एक वहाँ के लोगों को विश्वास हुआ है। दूसरा जो विषय पानी का है, पानी में हमको आंशिक सफलता मिली है, क्योंकि पानी ये विषय बहुत बड़ा है और हर गांव की समस्या अलग है। तो कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, वो गांव में एक्सपर्ट जाते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद CSR फंड के लिए हम देते हैं, वहाँ से CSR फंड मिलता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उसमें से वो गांव की समस्या कुछ हद तक जाती है, दूर होती है। बहुत बड़ी सफलता पिछले साल मिली। पिछले साल टाटा कैपिटल ने हमको 1,80,00,000 दिया इसी पानी की समस्या को दूर करने के लिए। तो ग्राम ऊर्जा बोलकर एक संस्था है, टेक्नोलॉजी उनके पास थी, उनके साथ मिलकर 5 गांव में 180 किसानों तक हम नदी से पानी लेकर आए। नदी में सोलार लगाकर, पंप वगैरह लगाकर 365 दिन पानी गांव में आए, किसान के खेत में आए। ऐसा एक प्रयास हमने किया और उसमें 100% अपने को सफलता मिली। और खाली पानी लाया इतना नहीं, तो पानी का योग्य उपयोग हो इसके लिए हर जगह हमने ड्रिप इरिगेशन का भी सिस्टम लगाया। किती गाव आहे थी? ये 5 गांव है और करीब 180 किसान हैं। ड्रिप इरिगेशन के लिए हमने किसानों को लोन दिलवाया, ड्रिप इरिगेशन करवाया है और ये पिछले साल काम हुआ और इस साल उसके इतने अच्छे परिणाम है कि वो गांव में गए तो ग्राम विकास करने की एक ऊर्जा आती है, हिम्मत आती है। उनके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, मतलब एक गांव है डोंगरी पाड़ा, महाराष्ट्र टाइम्स में परसों ही उसके बारे में विस्तार से आया है कि वो डोंगरी पाड़ा में उसका वो पाड़ा है, वो पाड़ा के नीचे मेन गांव है सासणे। तो मैं सासणे गांव में गया था, मेरा फार्म हाउस वहीं पर है। तो सासणे वाले लोग मेरे को कंप्लेंट करने आए। उनकी कंप्लेंट ये थी कि भाई हमारे खेतों में काम करने के लिए पहले मजदूर मिलते थे, डोंगरी पाड़ा से लोग आते थे, अब एक भी आता नहीं, क्योंकि आप वहाँ पानी लेकर आए, अब वो वहाँ खेती कर रहे और बड़े ज़ोर से कर रहे। मतलब बोलते समय उनको भी आनंद था कि एक भी वो नीचे आया नहीं। मतलब उनके जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन। मैंने वो पेपर में पढ़ा परसों कि वहाँ की एक महिला, एक आजी, वो बोल रही थी कि अब मेरा बेटा ये खेती करता है, मैं रोज़ यहाँ से सब्जी लेकर जाती हूँ वाड़ा में और रोज़ 700-800 का मेरा माल बिकता है। तो ये पानी के बारे में आंशिक सफलता मिली है, उस पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और कल्पना ये कि इसमें एक बड़ा परिवर्तन आने वाले दिनों में होगा। मार्केट ये विषय ऐसा है कि जिसमें कोई विशेष सफलता अभी तक मिली नहीं है। मतलब सबसे कठिन विषय मार्केट है, क्योंकि मार्केट आर्थिक विषयों के साथ जुड़ा है और लॉजिस्टिक है, उसमें कैसे हल निकालना। अब ये कंपनी फॉर्म कर रहे हैं हम मार्केटिंग के लिए, जो प्रोफेशनली कॉरपोरेट लेवल पर और अलग ढंग से उसका अलग अलग प्रकार से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन ये 3 समस्या उस समय बताई, बाकी भी कई समस्याएं थी, आज भी है। तो ऐसे अनेक समस्याओं पर एक साथ हम काम कर रहे हैं। तर बाकी गावांबद्दल तुमचं काय योजना आहे? म्हणजे 5 गावांपर्यंत तुम्ही पोहोचलात आणि गावांची संख्या तशी मोठी आहे, तो उरलेल्या गावांमध्ये पोहोचण्यासाठी तुम्ही नेमकं काय तुमचा? तो 75 गांव में काम कर रहे हैं। पानी का मैंने ये 5 गांव का जो जिक्र किया था, वो एक टाटा कैपिटल ने जो CSR फंड दिया उस संदर्भ में किया। बाकी तो अभी तक हमने 30-40 गाँव में ये पानी की समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से निकाला है। तो माझ्या माहितीनुसार काही विहिरी पण खोदल्या आहेत आपण अनेक ठिकाणी। विहीर भी खोदे, सब सरफेस डैम भी बनाए हैं। जैसे एक्सपर्ट, जिस गांव की जैसी स्थिति, पानी की अवेलेबिलिटी, कहीं पर तो क्या है कि पानी आधा 1 किलोमीटर पर है, खाली लाना। जैसे ये डोंगरी पाड़ा का मैंने आपको बताया, नदी से पानी हमने लाया। उनकी समस्या थी कि भाई डोंगर पर गांव है,
और नीचे वीर है जिसमें 365 दिन पानी रहता है, और महिलाओं को नीचे उतरना और पानी भरकर सिर पर रखकर ऊपर चढ़कर जाना 500 मीटर, वो बड़ा भारी था। तो पहला प्रकल्प हमारा ये था कि भाई ये पानी वहाँ पहुँचाना। 10-11 लाख का प्रोजेक्ट था। एक कंपनी ने 7 लाख हमको दिया, 4 लाख का काम गांव वालों ने किया। मेहनत की, खूब मेहनत की। सुबह काम पर जाते थे, शाम को लगते थे, 5-6 घंटा यहाँ काम करते थे, और वो पानी ऊपर पहुँचा। इस घटना को 4 साल हो गए, एकदम आज भी बहुत अच्छा मेंटेन्ड है। और सबसे आनंद तब हुआ कि जब वहाँ की गांव की एक सीनियर महिला ने बताया कि अब मेरे गांव में कोई गर्भवती महिला को पानी सिर पर रखकर, मतलब वो हंडे रखकर अब ऊपर चढ़ना नहीं पड़े। खूप मोठी गोष्ट है। ये बहुत बड़ा सुनकर, ऐसे जब प्रसंग होते हैं, सुनते हैं, तो एक काम करने का उत्साह और भी बढ़ता है। तो पानी का विषय गंभीर है, लेकिन उसके सॉल्यूशन निकल रहे, धीरे धीरे निकल रहे, लेकिन होंगे, और हमको विश्वास है की उसका सोल्युशन हम निकालेंगे। 2022 पर्यंत तुम्ही एक टार्गेट ठेवलंय, लक्ष्य ठेवलंय, ते नेमकं काय ते जरा आम्हाला सांगा। ऐसा है कि 75 गांव हमने लिए, और 2022 15 अगस्त को देश की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो ये मिशन 2022 जो हमने लिया है, उसमें ऐसा है कि 75 गांव में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना है, अच्छा परिवर्तन लाना है। हम ये बोस्टिंग नहीं करेंगे कि भाई 75 गांव को हम बदल डालेंगे, नहीं, अलग अलग परसेंटेज में होगा। हो सकता है कि 15-20 गांव में एक समाधान कारक बहुत सारा परिवर्तन हो जाए, ऐसा परिवर्तन हो जाए कि लोग देखने के लिए आए, बाकी गांव वाले प्रेरणा लेने के लिए आए। 10-20 गांव में कम होगा, लेकिन इस प्रकार से 75 के 75 गांव में कम परिवर्तन, ज़्यादा परिवर्तन, लेकिन ऐसा पॉजिटिविटी और एक अच्छा परिवर्तन सभी गांव में कुछ ना कुछ आना चाहिए। ये मिशन 2022 हमारा है। पाणी, शेती, मार्केटिंग याच्या पलीकडे सुद्धा ग्राम विकासच्या माध्यमातून बरेच उपक्रम चालतात, ते नेमके कोणते आहेत? इसमें ऐसा है कि जो कहीं भी कोई भी संस्था ग्राम विकास करे तो जो कॉमन विषय है उसमें एक विषय है शिक्षण संस्कार। तो शिक्षण में तो मेरा मानना है, हमारा अनुभव ये है कि यहाँ पर कोई बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो कर रही है, यहाँ के जो सरकारी स्कूल है वहाँ शिक्षण का काम अच्छा चला है। उसके कारण है लोगों में अवेयरनेस है, 90% से अधिक उपस्थिति रहती है। टीचर्स भी बहुत अच्छी पगार सरकार में होने के कारण जो टैलेंटेड जो युवा है, युवती है, वो शिक्षक के पेशे को प्रिफर करती है। इसके कारण करंट वाले टीचर भी हैं, और एक शिक्षण में एनजीओ का भी अच्छा सपोर्ट सारे जगह है। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति शिक्षण में है। और एक कारण है कि 50 साल पहले कुछ संस्थाओं ने शिक्षण संस्था प्रारंभ की थी, जैसे वाड़ा में एक स्वामी विद्यालय है। मेरे को याद है कि 50 साल पहले वो कुलकर्णी सर पार्ला में आए थे पैसा इकट्ठा करने कि वाड़ा में मैं स्कूल प्रारंभ करूँगा। अब ये 50 साल बाद मैं जाकर देखता हूँ तो वहाँ 3,500 विद्यार्थी है, और 50 साल में पता नहीं कितने हजार विद्यार्थियों को उन्होंने। और उसका परिणाम ये है कि आप गांव में जाओ तो 12वीं पास, ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट ऐसे लोग मिलते हैं, गांव में मिलते हैं। मतलब युवा वहाँ का शिक्षित है। इसलिए मैंने बताया कि शिक्षण में बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन संस्कार में आवश्यकता है। तो हम माधव संस्कार केंद्र चला रहे, 52 गांव में अभी चल रहा है माधव संस्कार केंद्र। कुछ 15 गांव में एक खेलवाड़ी चल रही है। ये खेलवाड़ी हो या माधव संस्कार केंद्र हो, इसमें हेतु एक ही है कि बच्चों के गुणों का विकास हो, और अच्छा प्रयोग है, अच्छी सफलता उसमें गांव वालों का बोलना है, शिक्षकों का बोलना है। इसके कारण हमारे विद्यार्थियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो ये तो हो गया शिक्षण संस्कार। कृषि, ये तो रीढ़ की हड्डी है। मतलब कृषि और पानी, जल का मैंने आपको बताया। कृषि ऐसा है कि बीच में परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि जो युवा है वो एक 2-4-5 हज़ार की नौकरी करने जाता है, कृषि करने तैयार नहीं। ये स्थिति बनी थी, लेकिन हमने जाने के बाद
अब युवाओं को हम बताते हैं कि वे आने वाला समय कृषि का है। खास करके मोदी सरकार का जो धोरण है, जो स्थिति है और जो सरकार कोई भी हो, जो परिस्थिति बन रही है, उसमें कृषि को आगे बहुत बड़ा स्कोप है। और ये ध्यान में रखकर युवाओं को हम बोलते हैं कि भाई तुम ओरिएंटेशन कर रहे हैं, और उसमें भी सफलता हमको मिल रही है। क्योंकि एक बार वो शिक्षण कर लेता है तो वो सोचता है कि प्यून की नौकरी कर लूँ, क्लार्क की नौकरी कर लूँ। तो अब इसमें एक बात है कि ज़मीन सबके पास है, वनवासी के पास ज़मीन है। क्यों ज़मीन है, नहीं तो बेच कर ख़त्म हो जाता। अभी तक सरकार का जो कायदा है, वनवासी की ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता। इसका मतलब वनवासी ज़मीन बेच नहीं सकता। कई लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन उसका लाभ वहाँ दिखाई देता है कि हमारे वनवासी तरुणों के पास ज़मीन है। अब उसका ओरिएंटेशन हो गया करना है, तो उसको अगर पानी ला कर दे दिया और मार्केट दे दिया तो उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। और हमारी कृषि की टीम बहुत मेहनत कर रही है। एक हमने बड़े लेवल पर एक कमेटी बनाई है, समिति, जो महीने में एक बार बैठती है, चिंतन करती है और निर्णय लेती है। फिर स्थानीय समितियाँ हमारी युवा किसानों की, और उसके आगे जाकर ये कृषि विद्यालय का सहयोग लेकर हम गांव-गांव में जाते हैं और कृषि के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम 5 साल से हम कर रहे हैं, 4 साल पहले दिन से, और अभी तक 1,00,000 पेड़ तो हम लगा गए। और वो खाली वृक्षारोपण करते ऐसा नहीं, वो वृक्षारोपण करते हम जून में एक बारिश गिरने के बाद, तो उसकी आखिर का जो रविवार है वो हर साल के कैलेंडर में आ जाता है कि भाई पेड़ लगाना है। और दिवाली के पहले वाला रविवार हमारा कार्यक्रम रहता है कि दिवाली की पहली बाती या पहला दिया गांव में, तो शहर से भी लोग जाते हैं और उस समय वो जो पेड़ हमने लगाए वो पेड़ों का निरीक्षण होता है, उसका मेंटेनेंस बोलो उसका। तो इसके कारण हमने अभी पूरा सर्वे किया, 85% हमारे वृक्ष जिंदे हैं, जीवित है मतलब, और उस पर बहुत बड़ा ध्यान हमारा रहता है। कृषि के तो बहुत सारे आयाम हैं। बीच में तो हमने अभी भी योजना पेपर पर है, लेकिन कितनी होगी पता नहीं। पुरुषोत्तम रूपाला जी जो केंद्र में राज्य मंत्री है कृषि के, उनसे दिन लिया हमने 10 अप्रैल, उन्होंने हाँ भी बोला है, उनका कन्फर्मेशन भी आ गया। अब ये कोरोना के कारण कितना हो पाएगा पता नहीं तो हमारी योजना में था कि 10 अप्रैल को 10,000 युवा किसानों का एकत्रीकरण करना, एक वातावरण बनाना कि भाई अपने को कृषि करना है, कृषि में स्कोप है, कृषि में आगे समृद्धि है। और उस दिशा में कृषि समिति हमारी बहुत काम कर रही है। महिला सक्षमीकरण के काम है। अनुभव ये आ रहा है कि युवा और महिला, इनके आधार पर ही हम विकास कर सकते हैं। तो महिलाओं का तो हर इसमें रोल बड़ा है। दिवाळीत मला वाटतं की बांबूची राखी असा एक प्रयोग आपल्याकडे झालेला। हाँ, तो वो जो आपने सुना उसकी भी एक बड़ी कहानी है। डोंगरी पालघर की एक विचित्र स्थिति है, बारिश बहुत गिरती है, तो सभी के पास ज़मीन भी है, तो सभी लोग पुरुष महिला मई से जो लगते हैं, जून में, मई में शादियां रहती है, जून से जो लगते हैं, तो फिर वो जाकर वो जो चावल होता है वो चावल तैयार करके अपने घर पे रख लेते हैं और साल भर उससे काम चलाते हैं। इसलिए कोई आत्महत्या इस क्षेत्र में होती नहीं है, क्योंकि ज़मीन है, पानी है, चावल होता है तो खाने को। लेकिन एक बार चावल का काम हो गया, हार्वेस्टिंग हो गई, बाद में सब खाली बैठ जाते, करना क्या? मतलब बेकार बैठना ये भी तो कोई ठीक नहीं है। तो हमने एक विषय लिया था कि भाई कुटीर उद्योग होना चाहिए। तो एक जगह एक युवा ने, वो मैं URC बाद में बताऊंगा, एक युवा का फ़ोन आया कि विमल जी मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में मैं बाम्बू हस्तकला का प्रशिक्षण दूं, खर्चा कितना? हमने कहा, बोले ₹1,00,000। हमने कहा करो प्रयोग, ₹1,00,000 का प्रयोग करने में क्या हर्ज है। प्रयोग किया तो ध्यान में आया कि ये 2019 की बात है कि महिलाओं का हाथ अच्छा है, बहुत अच्छा हस्तकला मतलब सामान तैयार करती है, और तैयार होने का तो बिकने भी लग गया, ऑनलाइन बिकने लग गया। बहुत अच्छे अनुभव आए। तो फिर हमने 10 गांव में प्रशिक्षण दिया, 300 महिला तैयार हो गई। 300 महिला तैयार हो गई और अचानक ये लॉकडाउन चालू हो गया। अब करना क्या?
तो हमने राखी का सहारा लिया, राखी की ट्रेनिंग दी और महिलाओं ने राखी बनाना 50,000 का ऑर्डर दिया। 50,000 राखी उन्होंने डॉट टाइम पर बना कर दिया। उसमें से 35-36,000 राखी बिकी भी और गांव में 15-1 लाख रुपया गया। वो तो हुआ। फिर कंदील का प्रयोग किया। कंदील का प्रयोग तो अफलातून हो गया। मतलब 4,000 कंदील बनाए उन्होंने, लेकिन मेरा मानना है कि 10,000 भी कंदील बने होते तो भी ख़त्म हो जाता। मतलब वो 400 रुपये में कंदील उन्होंने बेचा। कंदील से भी बहुत बड़ा, और 300 महिलाओं के मन में आत्मविश्वास। अब इस साल और 10 गांव जोड़ रहे और 300 महिलाओं को जोड़ रहे। अब वो 300 महिलाओं को ट्रेनिंग देनी है, तो एक YVO बोलकर संस्था है, यंग वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। आज ही मेरे को कन्फर्मेशन आया है कि वो जो 10 गांव में प्रशिक्षण देना है, उसका जो 9 लाख का खर्चा है, साधारण एक गांव में 1 लाख आता है, उन्होंने आज चेक भेजा है कि भाई आप प्रशिक्षण दो जिससे वो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब उसका FPO भी बना रहे हम, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मोदी जी बोलते हैं कि वे 10,000 FPO बनाएंगे, वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन पालघर को तो 2 ही FPO मिला है, उसमें से एक FPO अपना प्रपोजल गया है, हो जाएगा ऐसा लगता है। तो FPO बन गया तो आगे कल्पना ये है, सपना ऐसा है। अब सपने पूरे होते भी हैं। अब्दुल कलाम ने बोला था सपने देखा करो, बड़े सपने देखो। तो अब सपना हमारा ये है कि विक्रमगढ़ ये बाम्बू हैंडीक्राफ्ट का हब बनना चाहिए। मतलब विक्रमगढ़ और बाम्बू हैंडीक्राफ्ट ये पर्यायवाची शब्द बनना चाहिए। वहाँ पर हम डिज़ाइन सेंटर चालू कर रहे, वहाँ पर बड़े बड़े वर्कशॉप बनाएंगे। अभी इस बारिश में 25,000 बम्बू के झाड़ वहाँ लगा रहे। तो बहुत कुछ योजना है, जिससे एक उदाहरण है जिससे महिलाओं को काम मिला। और एक बार महिलाओं को काम मिला, महिला एकत्रित आ गई, तो वो महिला ही परिवर्तन ला सकती है। विमल जी, ग्रामीण क्षेत्रामध्ये वैद्यकीय सुविधा ही फार मोठी समस्या असते। आता पालघर हा भाग मुंबईच्या पासून जवळचा 100 किलोमीटर अंतरावरचा जरी असला तरी इथेही त्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आढळतात। तर या क्षेत्रातल्या आरोग्य समस्या सोडवण्यासाठी आपण नेमकं काय केलं, कोणते उपाययोजना केली? मैं एक शुरू में ही बता देता हूँ कि जब 4 साल में हमने काम प्रारंभ किया तो पहले 3-3.5 साल तो हमने इस विषय को हाथ लगाए नहीं, क्योंकि ये विषय से हमको 2 कारण थे। एक तो आरोग्य बोला तो एक बहुत बड़ा खर्चीला विषय, एक बात। दूसरी बात अपना ये अनुभव रहा हमारा कि कई संस्थाएं उस क्षेत्र में खूब काम कर रही है। और कई संस्थाओं के नाम ले सकता हूँ, हिंदुजा भी कर रही है, एक समता फाउंडेशन कर रही है, इस्कॉन कर रही है। मतलब इस्कॉन तो काम ऐसा करती है कि खास करके मोतियाबिंद में कि कैंप्स लगाना, कैंप्स लगाए तो बड़ी संख्या में वनवासी इकट्ठा आए। आने के बाद लगा इसका मोतियाबंद है तो उसको घर जाने देना नहीं, वो बाजू में वैन खड़ा रखना, वैन पे उसको लेना, दहीसर लेकर आना। अब उन्होंने विक्रमगढ़ में हॉस्पिटल चालू कर दिया है, वहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना और फिर उसको उसके घर पहुँचाना, क्योंकि घर छोड़ दिया तो वापस नहीं आएगा। तो ऐसे कई संस्थाएं, हिंदुजा भी काम करता है और कई संस्थाएं वहाँ पर, ढवले प्रतिष्ठान है वो काम करता है। तो हमने उसको हाथ लगाया नहीं था, लेकिन पिछले 2-4 महीनों से हमको कार्यकर्ता मिले और परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि भाई हम भी आरोग्य में भी आ रहे। मतलब आरोग्य में आने का कारण हमारा ये रहा कि दहाड़ू में एक वेदांत हॉस्पिटल बना है। मतलब 3 साल तक मेरे को भी मालूम नहीं था, अब मालूम पड़ा है कि इतने वनवासी क्षेत्र में वेदांत हॉस्पिटल बना है, जहाँ 300 बेड है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है। और वहाँ पर जो डीन बनकर आए वो हमारे परिचय के निकले। तो वेदांत हॉस्पिटल ने हमको ऑफ़र दी कि भाई केशव सृष्टि की तरफ से कोई भी आएगा तो हम उसका फ्री में इलाज करेंगे। इतना ही नहीं तो फिर वो चर्चा आगे बढ़ी और अब हम एक योजना ले रहे कि भाई हर गांव में एक आरोग्य रक्षक दंपति हो। किसी गांव में 200 की आबादी है, कहीं 500 की आबादी है, तो आरोग्य रक्षक दंपति उसको हम प्रतिष्ठा देंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। वेदांत हॉस्पिटल देगा ट्रेनिंग। और कोशिश ये करें कि भाई वहाँ से कोई गांव में बीमारी ना हो, प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा लिया जाए। लेकिन अगर कोई बीमार हो गया तो उसको एक बार वेदांत हॉस्पिटल पहुँचा दिया हमने
तो वहाँ पर उसकी फ्री में सारी इलाज होगी। ये जैसे एक विषय है। वैसे स्वच्छता भी आरोग्य का ही विषय है। तो स्वच्छता में तो अब हमारे कई गाँव में महिलाएं तय करके दिन कि वे मंगलवार गुरुवार हफ्ते में एक दिन सारा गांव आता है इकट्ठा और 25-50 लोग आते हैं और पूरा गांव अपना साफ करते हैं। स्वच्छता में ही एपमा के साथ, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उनके साथ भी हमारी बातचीत चली है। उन्होंने सैंक्शन कर दिया है और जितना भी प्लास्टिक गांव में जमा होगा वो हम वहाँ से उठाएंगे और उसका रिसाइकल करना, ऐसी पूरे 75 गांव में योजना हमारी बनी है। तो ये प्लास्टिक मुक्त, स्वच्छता और इस प्रकार से बीमारी का इलाज। उसमें एक विषय और है कि आयुष्मान कार्ड जिसके पास है उसकी भी एक रचना खड़ी करेंगे कि भाई उसका इलाज जो है वो थाने में या जहाँ भी हो उसको पहुँचाने की व्यवस्था, उसके लिए लगने वाले सारे कागज़ बनाना करना, क्योंकि योजना अपनी तरफ है, वो मरीज अपनी तरफ है, जोड़ने वाला कोई नहीं है। तो आरोग्य का इस प्रकार से एक सर्वांगीण विचार करके अब हम काम में लगे। वैसे उसके उद्घाटन की तारीख पक्की नहीं की, कल ही MOU साइन हुआ है वेदांत हॉस्पिटल के साथ, लेकिन हमारा मानना है कि 15 दिन पहले ही हमारी योजना प्रारंभ हो गई। कारण क्या हुआ कि एक गांव से कोई बीमार पड़ा और ये वेदांत की चर्चा है, तो वहाँ का एक प्रमुख उठाकर कार्यकर्ता उसको लेकर वेदांत हॉस्पिटल पहुँच गया, जबकि बातें हो रही थी, और वहाँ जाकर बोला मैं केशव सृष्टि से आया हूँ, और उसका इलाज हो गया फ्री में। तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो जो तारीख है वो हमारे आरोग्य की शुरुआत हो गई अभी। तो ये अभी प्रारंभ हुई है। कुटीर उद्योग में मैंने आपको पहले एक बताया था हैंडीक्राफ्ट के बारे में। अभी स्टेट बैंक ने हमको 20 लाख दिया है CSR फंड में, और केले के पेड़, बनाना के पेड़ से उसमें से रेशे तैयार करना, 3 साल बाद वो फेंकना पड़ता है, उसमें से रेशे तैयार करना, उसमें से हैंडीक्राफ्ट बनाना। अच्छा, ये दूसरा ले रहे, ऐसे तीसरा चौथा, ऐसे अलग अलग प्रयोग अलग अलग गाँव में अलग अलग विभाग में चला है। और ये कुटीर उद्योग का सोल्यूशन हमको निकालना पड़ेगा। टूरिज़्म को बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा, मतलब मुंबई के इतने नज़दीक 2 घंटे में हम कार में पहुंच सकते हैं, और मुंबई की तो भूख है, और कोरोना के कारण तो उसकी आवश्यकता और बढ़ गई है। बिल्कुल। और जबकि ये सारा क्षेत्र बारिश में तो इतना सुहावना हो जाता है। मैं तो पूरे देश में घुमा हूँ, आसाम भी देखा है मैंने। मेरा मानना है कि इससे सुंदर स्थान दूसरा नहीं। तो हम अभी इसके पीछे पड़े हैं, एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और टूरिज़्म को कैसे तरुणों की टीम बना रहे गांव-गांव में, और वहाँ जो टूरिस्ट के अच्छे स्पॉट है वो देखकर और उसका एक पूरा आज के कॉरपोरेट स्टाइल में उसकी मार्केटिंग करना, और लोग वहाँ जाएं, सुबह जाएं, रात को वापस आएं, या सुबह जाएं दूसरे दिन वापस आए, इस प्रकार का टूरिज़्म। क्योंकि एक बार टूरिज़्म हो गया तो मार्केट अपने आप वहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल। लोगों को काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। तो पूरा ध्यान हमारा टूरिज़्म पर भी है। शिक्षणापासून टुरिझमपर्यंत अशा वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रात ग्रामविकासाचं काम चालू आहे। तर ह्याच्यामध्ये टीम किती इन्वॉल्व आहेत, लीडरशिप कशी असते, जे राजकीय पक्ष आहेत त्यांची मदत मिळते का? क्या है कि ये ग्राम विकास का काम कोई आज हो हम कर रहे ऐसे नहीं, सालों साल से चालू है। मैंने तो एक बीच में विश्वेश्वरैया की किताब पढ़ी, वो भी जब मैसूर के दीवान थे स्वतंत्रता के पहले, तो मैसूर के दीवान थे, तो उसमें भी एक चैप्टर है उनके जीवन में ग्राम विकास का। उन्होंने भी ग्राम विकास का काम किया था, और जब वो पढ़ा तो मेरे ध्यान में आया कि उस समय के जो विषय है आज भी वही विषय है, सब जगह वही है, चाहे कोई भी करे, कहीं भी करे, किसी भी प्रांत में करे, कई संस्थाएं कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ 2 विशेष बात हम कर रहे हैं जो बाकी कोई नहीं कर रहा है। एक तो है नेतृत्व विकास। ये जो पानी की समस्या है, मैं थोड़ा जब घूमने लगा, फील्ड में जाने लग गया, गांव-गांव में जाने लग गया, युवाओं को मिलने लग गया, तो मेरे ध्यान में आया कि पानी की समस्या क्यों है। नदी है, पानी नहीं है गांव में। तो मेरे ध्यान में आया कि यहाँ का राजनीतिक नेतृत्व का अभाव। अच्छा, मतलब ये जो क्षेत्र है, देश की स्वतंत्रता के बाद यहाँ कम्युनिस्टों का जोर रहा। अहिल्याताई रांगनेकर वगैरह जो नाम हमने हमेशा सुना ना, कई महिलाओं का, बहुत सारी महिलाओं का नाम और पुरुषों का, कम्युनिस्टों का ही जोर रहा, जिन्होंने संघर्ष सिखाया,
विकास तो कभी सिखाया नहीं। अपने खोखले विचारों के कारण वो तो ख़त्म हो गए, लेकिन राजनीतिक शून्यता ये पालघर, डोंगरी पालघर में रह गया। जी। आज भी आप देखो तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को कहीं पर कोई उम्मीदवार को फिट करना होता है तो लाकर पालघर में खड़ा करता है, चाहे कोई भी हो। है ही नहीं कोई। दो नाम, एक विष्णु सावरा बेचारे थे, चिंतामण वनगा थे, वो भी चले गए, कोई नहीं आज नाम। तो ये बिना राजनीतिक नेतृत्व का नहीं होना ये प्रमुख कारण है। अगर वो होता मजबूत तो उसका भी सांगली, सातारा, कोल्हापुर, बारामती, लातूर जैसे विकास हुआ यहाँ हो जाता और अच्छे ढंग से होता और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते। तो एक विषय हम ले रहे, हमने ऐसे 80 तरुणों के नाम निकाले हैं जिनमें करंट है, जो शिक्षित है, जो युवा है, युवक है, युवती है, जिनमें वो हमको दिख रहा है कि इनमें है ये गुण, लीडरशिप क्वालिटी है। और उन पर हमारा विशेष ध्यान है कि आने वाले 4-5 वर्षों में हमारे काम की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये अपने क्षेत्र का, अपने गांव का, अपने इसका यही नेतृत्व करेंगे और सही अर्थों में विकास तभी होगा। तो नेतृत्व विकास की ओर हमारा बहुत ध्यान है। बाहेरून कोणीतरी येऊन विकास करण्यापेक्षा तिकडचेच तरुण, तिकडच्याच तरुणी उन्होंने नेतृत्व करना, उन्होंने आगे आना। अब जैसे एक कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, कलेक्टर से बात हुई है, एक बार कलेक्टर के साथ 1-1.5 घंटा उनकी बातचीत। बीच में हमने कार्यक्रम किया था, अतुल जी को बुलाया था भातखलकर को एज एन MLA। तो ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं हम, जिससे ये नेतृत्व विकास, ये मेरी समझ में हमारे यहाँ ग्राम विकास का एक विशेष आयाम है। वो है URC, अर्बन रूरल कनेक्ट। अच्छा। मैं शहर का रहा, अब गांव में जुड़ा, और फिर जब मैं जुड़ा तो कई लोग बोले हमको भी जुड़ना है। तो आज स्थिति ऐसी है कि ग्राम विकास में मुंबई थाना के युवकों की भी एक बहुत बड़ी भूमिका हमने बनाई है। अच्छा। मतलब गांव की समिति में गांव का युवा प्रमुख है, इसके ऊपर विभाग है, उसमें भी वहाँ का युवा प्रमुख है, लेकिन हर समिति में मुंबई का भी एक युवा है। और मुंबई के युवा को हमने बोला है कि भाई तुमको विकास नहीं करना है, विकास तो गांव का युवा ही करेगा, वही लोग करेंगे, उनको अपने गांव का विकास करना है, तुमको खाली उनको सपोर्ट करना है, तुमको उनके पीठ पर हाथ रखना है, तुमको उनको आवश्यकता हुई कुछ साधन की तो उपलब्ध करा देना है, उनकी हिम्मत बढ़ानी है। और इसमें बहुत बड़ी सफलता हमको मिल रही है। जैसे मैंने वो हैंडीक्राफ्ट का बताया, वो भी मुंबई के युवा नहीं, उसके चिंतन में से हुआ, आगे सब इतिहास बन रहा है, तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बरोबर है। तो ये जो URC वाली जो संकल्पना है वो हमारी एक विशेषता है और उसमें हम खूप अच्छे ढंग से आगे, म्हणजे शहर आणि ग्रामीण भागात चांगल्या कल्पनांचं आदान प्रदान होईल आणि ते जे देऊ शकतात ते ग्रामीण भागाला मिळेल आणि ग्रामीण भागात सुद्धा शहरातल्या लोकांना काही कॉन्ट्रीब्यूट करू शकेल, म्हणजे काही कंदील आणि राख्या हे कॉन्ट्रीब्युशन अपने आप होगा वो। अभी एक उदाहरण बताता हूँ, 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिवस था। अब ये URC में हम 4 कार्यक्रम करते हैं साल में। एक तो करते वृक्षारोपण, शहर से सैकड़ों की संख्या में युवा जाते गांव-गांव में, गांव वालों के साथ मिलकर पेड़ लगाते। दूसरा कार्यक्रम करते गोकुल अष्टमी का, वो माधव संस्कार केंद्र के बच्चों को उत्साह देने के लिए, यहाँ से भी बच्चे जाते हैं। तीसरा दिवाली पर पहला दिया गांव में, उस समय पेड़ों की देखभाल और दीपावली मिलन का कार्यक्रम गांव के साथ जी होता है। और चौथा हम जो करते हैं वो भारत माता पूजन का कार्यक्रम, कि शहर से लोगों ने जाना। तो इस बार जो भारत माता पूजन हमने किया 26 जनवरी को, उस समय एक विशेष कार्यक्रम किया कि गांव के युवा और शहर के युवाओं ने मिलकर, हमारे 50 गांव टारगेट थे, 50 गांव में राम मंदिर के लिए निधि इकट्ठा करना। क्या बात। आनंद की बात है कि एक दिन में 26 जनवरी में 150 मुंबई के युवा, 600 गांव के युवा, ये राउंड फिगर बता रहा हूँ, एग्जैक्ट है हमारे पास, 750 युवाओं ने मिलकर 5077 वनवासी घरों से 1,04,000 रुपया इकट्ठा किया। बहुत बढ़िया। तो ये URC की एक बड़ी, शहर से भी आने वाले हैं, मतलब अनुभव ये है गांव का कि जहाँ शहर का युवा अधिक सक्रिय है, वहाँ गांव वालों में एक अलग ही प्रेरणा, अलग ही उत्साह
बिल्कुल। रहता है, एक जोश अलग ही आ जाता है और निरपेक्ष भाव से काम करते हैं। शबरी के बेर ने आपने 5000 घरों से कलेक्ट किया। ये बहुत बड़ा एक समाधान की बात। वैसे तो मुंबई में हम करते हैं, करोड़ों देने वाले भी हैं, लेकिन वो 1,04,000 उसका उसका मूल्य बहुत जाता है। अलग ही महत्व है। तुम्ही चर्चेत सांगितलं की 75 गावांमध्ये काम सुरू आहे. चर्चेत हा सुद्धा मुद्दा आला की विश्वेश्वरय्यांच्या काळापासून ज्या समस्या आहेत त्या आजही कायम आहेत. तर महाराष्ट्रात सुद्धा अशी अनेक गावं आहेत जिथे पाणी नाही आहे, जिथे त्यांना सामाजिक सपोर्ट नाही आहे किंवा ज्यांच्या प्रॉडक्टचं मार्केटिंग होत नाही आहे. तर हा 75चा जो आकडा आहे, ही 75ची सीमा आहे, त्याचं सीमोल्लंघन कधी होणार आहे? ऐसा है, मेरा मानना है कि सीमोल्लंघन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. कोई हम अकेले तो कर नहीं रहे. आज अन्ना हजारे बड़े बड़े नाम है, हम तो उसके एक क्या बोलते हैं ना, स्पर्श भी नहीं कर सकते. बहुत सारे काम, बारीपाड़ा का अपना चैतराम भाऊ का काम 40 साल से कर रहे हैं. तो ये सब प्रेरणा देने के लिए बहुत है. तो ये जो हमारा मानना है कि कुछ मॉडल बन गए आने वाले 2 साल में, 4 साल में, ये जब मॉडल बन जाएंगे तो हमको सीमोल्लंघन की जरूरत नहीं पड़ेगी. हर हफ्ते लोग आते हैं देखने के लिए. अभी तो क्या आजू बाजू के गांव के लोग आ रहे हैं. जैसे मैंने डोंगरी पाड़ा का एक गांव आपको बताया, ये हमारा नंबर 1 में है. वहाँ सबसे पहले हमने पीने की पानी की समस्या हल की. फिर वहाँ हमने एक माधव संस्कार केंद्र चालू किया. वहाँ एक समाज मंदिर हॉल बनाया. 5 साल से वहाँ पेड़ लगा रहे और वहाँ खेत में पानी लाया. सबसे बड़ी बात है कि गांव वाले बहुत कोऑपरेटिव है. अब वहाँ गांव में व्यसन मुक्त गांव है, स्वच्छता पूरे गांव में रहती है. गांव में सब अपने पैरों पर अभी आर्थिक दृष्टि से खड़े हो रहे हैं. सत्संग होता है, माधव संस्कार केंद्र चल रहा है. और सबसे बड़ी बात, ये सब क्यों हो रहा है? हमारे से ज़्यादा गांव के लोगों की यूनिटी, गांव के लोगों की मेहनत. अब ये गांव में आजू बाजू के गांव के युवा आकर देख रहे और प्रेरणा ले रहे. बिल्कुल. तो काम तो ऐसे ही आगे बढ़ता है. तो इस प्रकार से जो कुछ थोड़ा बहुत प्रयास चल रहा है, उसका परिणाम निश्चित रूप से होगा, अपने आप होगा, ऐसा मेरा मानना है. बिमलजी, आमच्या या कार्यक्रमात आपण वेळ काढून आलात आणि संघाच्या ग्राम विकास योजना या उपक्रमाबद्दल खूप छान माहिती दिलीत आणि आम्हालाही ही माहिती आवडली. मला वाटतं प्रेक्षकांनाही खूप आवडेल आणि त्यांना या कामामध्ये काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट सुद्धा करावं असं वाटेल. तर आपण इथे आलात आणि इतकी छान माहिती दिली त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. आपको भी धन्यवाद. नमस्कार.